एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जिसकी नींव हीरों पर रखी गई हो और जिसकी गलियों में फारसी शायरी गूंजती हो और जिसके शासक की दौलत की कहानियां मतलब पूरी दुनिया में मशहूर हों। ये कोई काल्पनिक शहर नहीं, ये हैदराबाद की कहानी है। और ये कहानी सिर्फ दौलत और शानो शौकत की नहीं है। ये सदियों के इतिहास, अलग अलग संस्कृतियों के संगम और उन अनसुने रहस्यों की है जो आज भी शहर की दीवारों में कहीं दफन है। बिल्कुल। आज हम हैदराबाद फाइल्स के पन्नों को पलट रहे हैं और समय में एक सफर पर निकल रहे हैं। हम शहर की प्राचीन जड़ों से लेकर निजामों के उस भव्य दौर तक की पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतिहास को दोहराना नहीं है, बल्कि उन कहानियों, उन रहस्यों और सांस्कृतिक परतों को उजागर करना है जिनसे मिलकर आज का हैदराबाद बना है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, सातवाहन राजवंश से। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था। उस दौर में ये व्यापार और संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक हब था। सोचिए, उस जमाने में भी इस इलाके से जहाज निकलते थे, मसालों, मलमल और कीमती पत्थरों से भरे हुए, और सीधे रोम के बाजारों में पहुंचते थे। हाँ, और बदले में वहां से सोने के सिक्के और वाइन यहाँ आती थी। पुरातत्वविदों को आज भी दक्कन के इस इलाके में खुदाई के दौरान रोमन सिक्के मिलते हैं, जो इस गहरे और बहुत पुराने व्यापारिक रिश्ते का एक ठोस सबूत है। तो सातवाहनों ने सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने एक ऐसी आर्थिक बुनियाद रखी जिसने इस पूरे क्षेत्र की तकदीर लिख दी। और उसी बुनियाद पर एक शानदार इमारत खड़ी की काकतीय राजवंश ने। उन्होंने गोलकुंडा की पहाड़ी की जो सामरिक अहमियत थी उसको समझा। वो सिर्फ एक चट्टान नहीं थी, वो एक तरह से प्राकृतिक सुरक्षा कवच था। उन्होंने मिट्टी के एक छोटे से किले को पत्थर की एक कह सकते हैं अभेद्य दीवार में बदलना शुरू किया। एक ऐसा किला जिसने आने वाले लगभग 400 सालों तक दक्कन की राजनीति का रुख तय किया। बिल्कुल, और उस किले की सबसे बड़ी ताकत जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे थी। यहीं से दुनिया के कुछ सबसे मशहूर हीरे निकले। कोहे नूर, दरियाए नूर, होप डायमंड, इन सब की कहानी यहीं से शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हीरे तो दुनिया में और भी जगह पर मिलते थे, फिर गोलकुंडा ही दुनिया की हीरों की राजधानी क्यों बना? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब सिर्फ किस्मत में नहीं है। पहली वजह तो थी यहाँ के खदानों की क्वालिटी, जहाँ से दुनिया के कुछ सबसे साफ और बड़े हीरे मिले। लेकिन असली राज था यहाँ के कारीगरों के हुनर में। उन्हें हीरे की नब्ज पहचानना आता था। वो जानते थे कि पत्थर को किस एंगल से काटा जाए ताकि उसकी चमक, उसका आकार, सब कुछ बेहतरीन हो। ये एक ऐसा हुनर था जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता था और उस वक्त दुनिया में कहीं और इसकी बराबरी नहीं थी। अच्छा, तो ये सिर्फ एक खदान नहीं थी? नहीं, ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री थी जहां माइनिंग से लेकर कटिंग और पॉलिशिंग तक सब कुछ एक ही जगह होता था। बिल्कुल। और इसी हुनर ने गोलकुंडा को एक ब्रांड बना दिया। दुनिया भर के शासक और सौदागर सिर्फ हीरा नहीं खरीद रहे थे, वे गोलकुंडा का हीरा खरीद रहे थे, जो कि गुणवत्ता और कारीगरी की गारंटी थी एक तरह से। वक्त आगे बढ़ा। काकतियों के बाद बहमनी सल्तनत आई और फिर 1518 में उसी सल्तनत के मलबे पर कुतुबशाही राजवंश का उदय हुआ। और इसी राजवंश के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में मूसी नदी के किनारे एक नए शहर की बुनियाद रखी, हैदराबाद। और इस शहर के दिल में उन्होंने एक ऐसी इमारत बनाई जो आज भी इसकी पहचान है, चार मीनार। चार मीनार वो सिर्फ एक खूबसूरत दरवाजा नहीं है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इसे शहर में फैली प्लेग की एक भयानक महामारी के खत्म होने की याद में बनाया गया था। ये एक स्मारक है, बीमारी पर शहर की जीत का, एक नई उम्मीद का, एक नई शुरुआत का प्रतीक। इसके बनने के पीछे एक और कहानी भी बहुत मशहूर है जो थोड़ी ज्यादा रोमांटिक है, भागमती और सुल्तान की प्रेम कहानी। कहते हैं कि सुल्तान को भागमती नाम की एक स्थानीय लड़की से प्यार हो गया था और उन्होंने नदी पार करके उसके गांव तक जाने के लिए ही ये शहर बसाया था। बाद में जब भागमती ने इस्लाम कबूल किया तो उनका नाम हैदर महल हो गया और शहर का नाम हैदराबाद पड़ गया। ये कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है और शहर की लोक कथाओं में तो ये गहराई तक बसी हुई हैं। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर देखूं तो इतिहासकारों को आज तक भागमती के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जैसे कोई सिक्का, कोई शाही फरमान या उस दौर के किसी दस्तावेज में उनका जिक्र, कुछ भी नहीं। तो क्या ये माना जाए कि यह सिर्फ एक लोक कथा है जो शहर की पहचान से जुड़ गई, जैसे हर पुराने शहर के साथ कोई न कोई कहानी जुड़ी जाती है?
बिल्कुल। हो सकता है कि भागमती एक वास्तविक इंसान न होकर एक प्रतीक हो, उस स्थानीय दक्कनी संस्कृति का प्रतीक जिसे ईरान से आए कुतुब शाही सुल्तान अपनाना चाहते थे। ये कहानी फारसी और दक्कनी संस्कृति के संगम का एक खूबसूरत रूपक है, और यही तो इस शहर की आत्मा है। शहर का नाम हैदर के नाम पर भी हो सकता है, जिसका फारसी में मतलब शेर होता है, जो हजरत अली का एक लक़ब था। तो सच, कहानी और इतिहास के बीच कहीं धुंधला सा है। जो भी हो, कुतुब शाही दौर जो 1518 से 1687 तक चला, वो हैदराबाद का सुनहरा काल माना जाता है। इस दौरान शहर पर फारसी संस्कृति, शायरी, वास्तुकला, इन सब का गहरा असर दिखाई देता है। चार मीनार और मक्का मस्जिद जैसी शानदार इमारतें इसी दौर की देन है। गोलकुंडा की दौलत लगातार बढ़ रही थी, और हीरों के साथ साथ मोतियों के व्यापार के कारण हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाने लगा। हाँ, ये एक ऐसा शहर था जहाँ तलवारों की खनक से ज्यादा शायरों की गजलें गूंजती थीं। कला और संस्कृति को शाही संरक्षण मिला हुआ था। ये एक ऐसा कॉस्मोपॉलिटन सेंटर बन रहा था जहाँ दुनिया भर से व्यापारी, कलाकार, सूफी संत, विद्वान सब आकर बस रहे थे। शहर की अपनी एक अलग तहजीब, एक अलग पहचान बन रही थी। लेकिन गोलकुंडा की यही बेहिसाब दौलत दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब की आंखों में खटकने लगी। एक ऐसा अमीर राज जो मुगलों की सत्ता को चुनौती दे सकता था, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। सही कहा। औरंगजेब के लिए ये सिर्फ दौलत का सवाल नहीं था, ये प्रतिष्ठा का भी था। दक्कन का ये शिया राज्य उसकी सुन्नी सल्तनत के लिए एक वैचारिक चुनौती भी था, और इसी वजह से 1687 में एक लंबी और खूनी घेराबंदी के बाद, जिसमें कहा जाता है कि धोखे का भी सहारा लिया गया, औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। इस हमले ने तो शहर की रौनक को जैसे ग्रहण ही लगा दिया। हैदराबाद की आज़ादी खत्म हो गई और उसे मुगल गवर्नरों के अधीन कर दिया गया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक बदलाव का भी संकेत था। कुतुब शाही दौर की जो खुली और कलात्मक संस्कृति थी, उस पर मुगल साम्राज्य की सख्त प्रशासनिक व्यवस्था हावी होने लगी। शहर की आत्मा जैसे बदल रही थी। इसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और दक्कन में एक नई ताकत का उदय हुआ। 1724 में मुगल गवर्नर मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और आसफ जाह का खिताब लिया। यहीं से आसफ जाही राजवंश की स्थापना हुई, जिन्हें हम आज निज़ामों के नाम से जानते हैं। और उन्होंने 200 से भी ज्यादा सालों तक हुकूमत की और हैदराबाद को एक बार फिर नई शान और पहचान दी। निज़ामों का दौर भव्यता का दौर था। उन्होंने चौमहल्ला और फलकनुमा जैसे इतने आलीशान महल बनवाए कि उनकी चमक आज भी लोगों को हैरान कर देती है। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ महलों तक सीमित नहीं है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शहर का जो विकास किया वो अपनी रियासत की आमदनी से किया, अंग्रेजों से कर्ज लेकर नहीं। उन्होंने एक स्टेट बैंक भी बनाया, अपनी खुद की करेंसी छापी जो 1950 तक चलती रही। ये उनकी आर्थिक आज़ादी का प्रतीक था। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट जैसे संस्थान बनवाए और हुसैन सागर जैसी झील, रेलवे और अस्पतालों का एक पूरा नेटवर्क बिछाया। अब बात करते हैं उन कहानियों की जो निज़ामों की दौलत से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान अपने समय में दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। टाइम मैगजीन ने 1937 में उन्हें अपने कवर पर भी छापा था। उनकी दौलत और उनकी छिपे हुए खजानों की कहानियां आज भी लोगों के बीच बहुत मशहूर हैं। मैंने भी सुना है। एक मशहूर किस्सा है कि 7वें निज़ाम जैकब डायमंड को, जो कोहिनूर के आकार का है और दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक है, उसे किसी मामूली पत्थर की तरह एक पेपरवेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उनकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि शायद उन्हें उसकी असल कीमत का अंदाजा ही नहीं था। बिल्कुल, और यहीं से गोलकुंडा के हीरो का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कई हीरे तो मुगल और फारसी शासकों के हाथों से होते हुए आज यूरोपियन राजघरानों के ताज की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी कहाँ गए? क्या निज़ाम के खजानों में आज भी कुछ ऐसे हीरे छिपे हैं जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती? एक मिनट, क्या आप सच में ये कह रही हैं कि मुमकिन है आज भी हैदराबाद के किसी पुराने महल के नीचे कोई ऐसा खजाना दबा हो? ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। कहानियों से ज्यादा ये अटकलों का विषय है। निज़ाम की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी रहस्य में डूबा हुआ है, और ये रहस्य हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। निज़ामों के दौर में हैदराबाद की असल पहचान क्या थी? क्या ये एक फारसी शहर था जिसकी भाषा और संस्कृति पर ईरान का असर था,
या ये एक भारतीय रियासत थी जिसकी जड़ें दक्कन की धरती में थीं? या फिर ये हिंदू, मुस्लिम, फारसी और यूरोपीय प्रभावों का एक ऐसा अनूठा संगम था जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि शहर की वास्तुकला, भाषा और खासकर यहाँ के खान पान में ये सारे प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। हैदराबादी बिरयानी में ईरान का स्वाद भी है और दक्कन के मसाले भी हैं। और इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल मन में आता है, जिस पर सोचना जरूरी है। अगर हैदराबाद और उसके निज़ाम इतने ज्यादा अमीर थे, तो ये शहर लंदन या पेरिस जैसा एक वैश्विक साम्राज्य क्यों नहीं बन पाया? इतनी दौलत होने के बावजूद इसका इस्तेमाल एक साम्राज्य खड़ा करने में क्यों नहीं हुआ? शायद निज़ामों की प्राथमिकताएं अलग थीं। हो सकता है वो सैन्य विस्तार से ज़्यादा अपनी संस्कृति, कला और विरासत को सहेजने में विश्वास रखते थे। उन्होंने दौलत का इस्तेमाल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक अद्वितीय जीवन शैली बनाने के लिए किया। ये एक पक्ष है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि यही बेहिसाब दौलत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। क्या इस दौलत ने उन्हें बाहरी दुनिया से अलग थलग और आत्मसंतुष्ट बना दिया? जब दुनिया बदल रही थी, ब्रिटिश ताकत बढ़ रही थी, तब क्या निजाम अपनी रियासत की चार दीवारी में ही सिमट कर रह गए? क्या ये दौलत शहर के लिए एक वरदान थी जिसने उसे संस्कृति और कला का केंद्र बनाया, या ये एक अभिशाप थी जिसने बाहरी ताकतों को हमेशा हमले के लिए उकसाया और आखिरकार उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया? ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। तो ये था हैदराबाद का अब तक का सफर। प्राचीन व्यापार मार्गों और गोलकुंडा के हीरों की चमक से लेकर चार मीनार की प्रेम कहानी के रहस्य तक, कुतुबशाही दौर की शायरी से लेकर निजामों की बेहिसाब दौलत और आलीशान शान शौकत तक। ये एक ऐसा शहर है जो वाकई संस्कृति, दौलत और ताकत की एक मजबूत बुनियाद पर बना है। हर गली, हर इमारत अपने अंदर सदियों की कहानियां समेटे हुए हैं। हमने शासकों, उनकी लड़ाइयों और उनकी दौलत के बारे में तो बात कर ली, लेकिन उन आम लोगों का क्या जिन्होंने अपनी मेहनत से इस शहर को बनाया? उन कारीगरों का क्या जिन्होंने गोलकुंडा की खदानों से वो बेशकीमती हीरे तराशे और उन्हें अपनी कला से अमर कर दिया? उन मजदूरों का क्या जिन्होंने वो आलीशान महल और इमारतें खड़ी की? उनकी कहानियां क्या थी और उनकी विरासत आज इस शहर की तहजीब और रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह जिंदा है? इस पर सोचिएगा जरूर।